बैक टू माय चैनल। तो आज हम 30 नवंबर के द हिंदू का एनालिसिस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो हम वहाँ से पढ़ेंगे जहाँ से हमारा इम्पोर्टेंट है और जो एग्ज़ाम में हमारे चांसेस है पूछे जाने के। और इसमें मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ यही पूछे जा सकते हैं, और भी चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं। तो इस न्यूज़पेपर में जो मुझे लगता है कि पूछा जा सकता है उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं। एक यहाँ पे छोटा सा ये दिया हुआ है, देख लो। प्रेसिडेंट इनॉग्रेट गीता महोत्सव इन कुरुक्षेत्र। President inaugurate Gita Mahotsav in Kurukshetra. President Draupadi Murmu on Tuesday inaugurate International Gita Mahotsav 2022 in Haryana Kurukshetra and launch निरोगी हरियाणा अ हेल्थ चेकअप स्कीम। उन्होंने वहाँ पे लॉन्च किया एक निरोगी हरियाणा हेल्थ केयर चेकअप स्कीम है, जो कि एंड ई टिकटिंग सिस्टम ऑफ पब्लिक रोड ट्रांसपोर्ट, और ई टिकटिंग सिस्टम भी वहाँ पे इनॉग्रेट किया पब्लिक रोड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के लिए। और उन्होंने क्या किया कि फाउंडेशन स्टोन भी रखा मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का सिरसा में वर्चुअल मोड के थ्रू। ठीक है, तो ये है हमारा। और जो हरियाणा स्टेट पीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो वो ये सब वो भी ये चीज़ ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हमारा हमें और क्या पढ़ना है। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है, सेटलिंग द लैंग्वेज फॉर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के रिलेटेड हमने पहले भी पढ़ा था, पर यहाँ पे बात लैंग्वेज के कंटेक्स्ट में हो रही है। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज और ये सब की बात यहाँ पे हो रही है। तो हम देखेंगे हमें कौन सा पढ़ना है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड कल्चरल सुविनिज्म की बात हो रही है यहाँ पे। और यहाँ पे हम आगे देखेंगे। हाँ, यहाँ से हम देखेंगे कि आर्टिकल 345 क्या बात करता है कि लीव इट टू सेंटर टू चूज़ इट्स लैंग्वेज। तो आर्टिकल 345 ये कहता है, ये एक चीज़ करता है कि ये स्टेट पे छोड़ता है चूज़ करने के लिए लैंग्वेज ऑफिशियल पर्पसेस के लिए, कि ऑफिशियल पर्पस के लिए स्टेट अपनी लैंग्वेज चूज़ कर सकती है। इन एक्चुअल प्रैक्टिस, पर एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या होता है, सेवरल स्टेट एंड यूटी कंटिन्यू टू यूज़ इंग्लिश। पर बहुत सारे स्टेट और यूटी यानी यूनियन टेरिटरी एक्चुअल में वो क्या करते हैं, इंग्लिश उन्होंने अपना जो लैंग्वेज है वो चूज़ किया है। आर्टिकल 348 क्या कहता है, ये स्टिपुलेट करता है प्रोसीडिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड एवरी हाई कोर्ट एंड द बिल्स। तो ये बोलता है कि प्रोसीडिंग्स जो होगी सुप्रीम कोर्ट की और हर मतलब सभी हाई कोर्ट की बिल की, ठीक है, पार्लियामेंट शैल बी इंग्लिश लैंग्वेज, इन पार्लियामेंट शैल बी इन द इंग्लिश लैंग्वेज, की वो क्या होगी, इंग्लिश लैंग्वेज में होगी। और यहाँ पे 8 शेड्यूल की बात करी जा रही है, 8 शेड्यूल एंड पेरियोडिक एडिशन टू इट नाउ नंबरिंग 2022। तो यहाँ पे क्या है कि जो 8 शेड्यूल है, ठीक है, उसमें एक एडिशन है, पेरियोडिक एडिशन। अगर 8 शेड्यूल का देखें तो वहाँ पे अभी कितने लैंग्वेजेस है, 22, यानी कि 22 लैंग्वेजेस है, जिससे एक चीज़ पता चलता है कि कितनी डाइवर्सिटी और कॉम्प्लेक्सिटी है लैंग्वेज लैंडस्केप को लेके। मतलब लैंग्वेजेस हमारे यहाँ 22 है, जो कि सिर्फ ये तो इनको दर्जा ऑफिशियली दर्जा उसमें 8 शेड्यूल में दिया गया है। ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस है जो 8 शेड्यूल में ऐड नहीं है। ठीक है, ऐसी भी बहुत सारी लैंग्वेजेस है, तो इससे बहुत सारी डाइवर्सिटी और कॉम्प्लेक्सिटी का पता चलता है। ठीक है, और यहाँ पे है कि क्वेश्चन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज ब्रॉट 4%। तो हम वो चीज़ें ही यहाँ पे देखेंगे, हम हाईलाइट करेंगे जो हमें अपने आंसर राइटिंग में यूज़ करना है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हम अपने आंसर राइटिंग में यूज़ करेंगे अगर हमारा लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ठीक है, हिंदी इम्पोजिशन को लेके कि हिंदी लगाई जाए, फिर नॉन हिंदी जो स्पीकिंग स्टेट है उनका क्या प्रतिक्रिया है, ये सारी चीज़ें हैं, पर हमें ये ध्यान देना है। ठीक है, हमें ये चीज़ें वहाँ पे मेंशन करनी है कि स्टेट है वो चूज़ कर सकती है अपनी लैंग्वेज, ऐसा आर्टिकल 345 में कहा गया है। ठीक है, पर आर्टिकल 348 में ये भी कहा गया है कि जो भी प्रोसीडिंग होगी सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, पार्लियामेंट की, वो इंग्लिश में रहेंगी। ठीक है,
और 8 शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस है, जिससे ये शो होता है डाइवर्सिटी और कॉम्प्लेक्सिटी क्या है लैंग्वेज को लेके। तो ये सारी सी चीज़ें हमें अपने आंसर में लिखनी होंगी अगर आता है तो, ठीक है। सम एम्बिग्विटी इनएविटेबली क्रेप्ट इनटू इट 10। अब ये वो लाइन नहीं ध्यान देनी, यहाँ से ध्यान देना है आर्टिकल 351। आर्टिकल 351 क्या कहता है? डायरेक्ट करता है स्टेट को कि वो डेवलपमेंट करे हिंदी का, ठीक है, हिंदी का प्रचार प्रसार करे, हिंदी ज़्यादा यूज़ करे। तो बस वो डायरेक्ट करता है स्टेट को कि डेवलपमेंट ऑफ हिंदी टू ड्रॉ अपॉन अदर लैंग्वेज, कि हिंदी को ज़्यादा महत्व दे, हिंदी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाए अदर लैंग्वेज के कंपैरिजन में। ये चीज़ें उसमें दी गई है, बस वो डायरेक्ट कर सकता है कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया को शो करने के लिए। दीज इंक्लूड हिंदुस्तानी दैट डज नॉट फाइंड अ मेंशन इन 8 शेड्यूल। तो हिंदुस्तानी जो है ये इंक्लूड करता है हिंदुस्तानी, और ऐसा मेंशन नहीं है 8 शेड्यूल में, ये भी कहा गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे पैशनेट यहाँ पे बीजी खेर कमीशन की भी बात की गई है। तो अगर ऐसे आए कि मतलब इससे रिलेटेड, तो हम जान जाएंगे कि लैंग्वेज से रिलेटेड में बीजी खेर कमीशन की बात यहाँ पे हुई थी। फिर हम आगे आएंगे, ठीक है, हाँ, तो हम आगे आएंगे। यहाँ पे एक बात की जा रही है, द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्स वुड बी ऑप्ट फॉर द लैंग्वेज ऑफ आर्टिकल 345 मेकिंग इट प्रूडेंट फॉर लॉन्गर टर्म पॉलिटिकल हार्मनी इम्प्लाइड इन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो ये लाइन भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और फिर हम आगे देखेंगे, हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ चैप्टर, हाँ, इट इज़ टू बी रिकॉल दैट द लैंग्वेज ऑफ चैप्टर ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज इज डिफिनिटिव एंड लिमिट्स हर सेल्फ टू द लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। तो देखो जो ये लैंग्वेज है, जैसे हिंदी है, ठीक है, तो लैंग्वेज ऑफ यूनियन, ठीक है, लैंग्वेज ऑफ चैप्टर ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज इज डिफिनिटिव एंड लिमिट इटसेल्फ एज लैंग्वेज ऑफ यूनियन। तो ऐसा ऑफिशियल लैंग्वेज जो है उसको लिमिट किया गया है लैंग्वेज ऑफ यूनियन तक। इट डज नॉट मेंशन नेशनल लैंग्वेज, इसको नेशनल लैंग्वेज नेशनल लैंग्वेज की तरह नहीं इसको मेंशन किया गया है, ठीक है। यूनियन की लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज मेंशन किया गया है, ठीक है। और एक में एक चीज़ और है कि देयर इज़ नो मेंशन ऑफ इट इज़ इन द सेक्शन ऑन DPSP, और ये चीज़ DPSP में भी मेंशन नहीं है, मतलब इसको लैंग्वेज ऑफ यूनियन कहा गया है, ना कि ऐसा मेंशन किया गया है कि ये नेशनल लैंग्वेज है, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे एक चीज़ और बात हो रही है, आर्टिकल 344 सब क्लॉज 3 की, जिसमें कहा गया है द जस्ट क्लेम एंड इंटरेस्ट ऑफ पर्सन बिलोंगिंग टू नॉन हिंदी स्पीकिंग एरियाज इन रिगार्ड टू पब्लिक सर्विस शैल बी कंसिडर्ड बाय द प्रेसिडेंट। तो जब ऐसी सिचुएशन होगी तो ये प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन यहाँ पे लेनी ज़रूरी हो जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे है कि आर्टिकल 345 अलाउ करता है स्टेट लेजिस्लेचर को, सारे स्टेट लेजिस्लेचर को यूज़ करने के लिए हिंदी को, ठीक है, और यह चूज़ कर सकते हैं कोई और लैंग्वेज, ठीक है, फॉर ऑल ऑफिशियल पर्पजेस। तो यहाँ पे स्टेट के पास ये चीज़ है, ये पावर है कि या तो वो हिंदी यूज़ करे या फिर कोई और लैंग्वेज ऑफिशियल पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमको अपने आंसर में लिखनी है, जो जो हाईलाइट है बस उन्हीं चीज़ को। एक यहाँ से चीज़ें हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हालांकि मैं शॉर्ट नोट पे भी बताऊंगी तो वो चीज़ भी ठीक है। और ये इधर चीज़ें, और ये बस जैसे ये है ना हमारा एडिटोरियल, तो हमें सारी चीज़ें नहीं जाननी है या लिखनी है, पढ़ लो एक बार, ठीक है, पर जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है बस उतना ही ध्यान देना है। आगे आएंगे, अब देखो यहाँ पे हम टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पेज पर हम आ गए हैं, एक्सप्लेनर सीरीज़ रहती है इस पर। तो यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन है ऑन द एंट्री ऑफ वुमेन इन मस्जिद, महिलाओं की जो एंट्री है मस्जिद में लेके, वहाँ पे ये आर्टिकल आई है, इस पे हम देखेंगे क्या बात हो रहा है। लास्ट वीक जामा मस्जिद इन दिल्ली प्रोहिबिट द एंट्री ऑफ सिंगल वुमेन और वुमेन इन ग्रुप्स इनसाइड द मॉस्क प्रेमाइस। तो लास्ट वीक क्या हुआ था कि जामा मस्जिद में, ठीक है, जामा मस्जिद जो दिल्ली में है वहाँ पे प्रोहिबिट कर दिया गया था एंट्री सिंगल वुमेन और वुमेन जो ग्रुप में होंगी मॉस्क के प्रेमाइस में जाने के लिए। दिस डिसीजन लेड टू मेजर बैकलैश फॉलोइंग द मॉस्क अथॉरिटी विदड्रॉन द बैक। तो बहुत ज़्यादा इसके खिलाफ चीज़ें हुई, ठीक है, लोगों ने
मतलब आवाज़ उठाए इसके खिलाफ। इसमें है द कुरान एट नो प्लेस प्रोहिबिट वुमेन फ्रॉम गोइंग टू मॉस्क फॉर प्रेयर। ऐसा कहा गया कि कुरान में कहीं पे ये मेंशन नहीं है कि औरतें जो हैं वो मॉस्क यानी कि मस्जिद में प्रेयर करने नहीं जा सकती। तो एंट्री मॉस्क में जाने के लिए प्रोहिबिट नहीं की गई है कुरान में। फॉर इंस्टेंट वर्स 71 ऑफ सुलह तौबा सेज द बिलीविंग मैन एंड वुमेन आर प्रोटेक्टर एंड हेल्पर ऑफ ईच अदर। इसमें कहा गया है कि जो मुस्लिम जो इस्लामिक लॉ है उसके लॉ के अकॉर्डिंग कि जो सुलह और सुबह ये कहता है, जो उनका वर्स दिया है 71 में, इसमें है द बिलीविंग मैन एंड वुमेन आर प्रोटेक्टर, कि जो मेन है यानी औरतें हैं, औरत ठीक है, और आदमी यानी मैन एंड वुमेन दोनों ही प्रोटेक्टर हैं और हेल्पर हैं एक दूसरे के, कि दोनों ही एक दूसरे के हेल्पर और प्रोटेक्टर हैं। इसमें बात ये की जा रही दे कोलैबोरेट टू प्रमोट ऑल दैट इज़ गुड एंड इट टॉक्स इन जेंडर न्यूट्रल टर्म्स। तो यहाँ बात की गई कि जेंडर न्यूट्रल टर्म में बात करता है कुरान, ऐसा नहीं है कि वो महिलाओं को एंट्री के लिए मना करता है। देयर आर petition filed before the Supreme Court wherein the access has been sought for women in all mosques across the country. The apex court has clubbed them with the Sabrimala case. तो सबरीमाला केस को भी एक चीज़ उन्होंने बताई जहाँ पे औरतों को बैन था, मतलब मना था जाने के लिए, एंट्री के लिए। तो इसी तरह की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा कहीं भी मना ही नहीं है, औरतें नहीं जा सकती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे दी गई है। ठीक है, जो इस्लामिक लॉ है वुमेन पे और सिमिलर जो भी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। हाँ, अब यहाँ से हम कुछ चीज़ देखेंगे लीगल इश्यूज़ में। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज़ अ कंप्लीट इक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन। तो ये लाइन हम यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर में, मेंस में, कि कंप्लीट इक्वालिटी है मेन में वुमेन में, कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में कंप्लीट इक्वालिटी यानी कि समानता का अधिकार दोनों को दिया गया है, चाहे वो औरत हो चाहे वो आदमी हो। इन द हाजी अली दरगाह केस 2, हाजी अली दरगाह जो मुंबई में है, हाजी अली दरगाह केस में हाई कोर्ट ने क्या कोर्ट किया, आर्टिकल 15, 16 एंड 25 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो ग्रांट करता है औरतों को डिज़ायर्ड एक्सेस टू दरगाह, कि वो चाहे तो दरगाह जा सकती है। देयर आर पिटीशन फाइल बिफोर द सुप्रीम कोर्ट वेयर एक्सेस हैज़ बीन शॉर्ट फॉर वुमेन इन ऑल मॉस्क अक्रॉस द वर्ल्ड। तो वहाँ पे कहा कि सभी जो भी मॉस्क हैं वहाँ पे औरतें जो हैं, महिलाएं जो हैं वो अलाउ हैं, जा सकती हैं। द एपेक्स कोर्ट हैज़ क्लब्ड देम विथ सबरीमाला केस, और उन्होंने एक रेफरेंस सबरीमाला केस का भी वहाँ पे दिया। तो ये सारी चीज़ें जो है ये यहाँ पे जो है इसको हम अपने आंसर में नोट करेंगे। ठीक है, तो जो जो चीज़ें हमें पढ़नी रहती है, नोट करनी रहती है, हमको बस वही देखना है। हम आगे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा आया है युद्ध अभ्यास अमंग 5 अदर बायलेटरल आर्मी ड्रिल ऑन। ठीक है, तो युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज है एक। ठीक है, इंडियन आर्मी और एक्सरसाइज ये है, ठीक है, इंडियन आर्मी की यूएस के साथ, इंडिया यूएस आर्मी एक्सरसाइज है युद्ध अभ्यास। ठीक है, और अदर एक्सरसाइजेज में नाम कुछ दिए गए हैं, जैसे एक्स अस्त्र हिंद अवार्ड है ऑस्ट्रेलिया के साथ। ठीक, एक्स अस्त्र हिंद ऑस्ट्रेलिया के साथ है। ठीक है, ऐसे ही एक्स मतलब यहाँ एक्सरसाइज की बात हो रही है, एक्स अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर सिंगापुर के साथ है। ठीक है, देवलाली में। और ऐसे ही एक्स हरिमऊ शक्ति है मलेशिया के साथ। ठीक है, और एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति है इंडोनेशिया और इंडिया के बीच में। ठीक है, और एक्स कज इंद है कजाकिस्तान के साथ। ठीक है, जो मिड दिसंबर में होगा। तो ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो पूछ सकता है, तो वो हमको याद करने हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे देखेंगे। यहाँ पे एक हमारा और आया है, नीति आयोग प्रपोजेस डीकार्बोनाइजिंग ऑफ इंडस्ट्रियल इमिशन। तो ये भी देखना हमारा साइंस एंड टेक एंड इन्वायरमेंट से रिलेटेड है ये, जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट का। तो यहाँ पे कार्बन कैप्चरिंग यूटिलाइजेशन एंड शॉर्टेज एक टर्म यहाँ पे आया है CCUS।
ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है, टेक्नोलॉजी है ये एक डीकार्बोनाइजिंग इमिशन फ्रॉम हाई पोल्यूटिंग सेक्टर। डिकार्बोनाइज करने के लिए इमिशंस को हाई पोल्यूटिंग सेक्टर जैसे कि स्टील, सीमेंट, ऑयल, गैस, पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल, केमिकल, फर्टिलाइजर, ठीक है। और इसका क्रिटिकल रोल है जिसमें कंट्री को ये हाफ कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन को अचीव करने में 2050 तक मदद कर सकता है। और ये जो रिपोर्ट है, ये फ्रेमवर्क है CCUS का, ये प्रिपेयर किया गया है नीति आयोग और एमन दस्तूर कंपनी के द्वारा, ठीक है। और ये जो रिपोर्ट है ये रिलीज़ किया गया है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन है कि किसने रिलीज़ किया है वो, तो यहाँ पे ये उतना नहीं है इम्पॉर्टेंट। और हाँ, वी आर सस्टेनेबल सोल्यूशन फॉर डिकार्बनाइजिंग ऑफ सेक्टर दैट कॉन्ट्रीब्यूट 70% ऑफ एमिशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये है। और इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है जो CCUS है, इसका इम्पॉर्टेंट रोल है, एक क्रिटिकल रोल है जो कि किस में है, हम जो नेट जीरो जो हम अचीव करना चाहते हैं, नेट जीरो एमिशन 2070 तक, तो उसमें भी ये हेल्प करेगा। तो इससे ये एक इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है CCUS, ठीक है। यहाँ पे ये है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो थी हमें ये ध्यान देनी थी। आगे देखेंगे, यहाँ पे एक और आया है, इंडिया एंड बांग्लादेश इस्टेब्लिश कॉन्टैक्ट एज मोर कुकी चिन रेफ्यूजी आर एक्सपेक्टेड टू एंटर। तो जो ये कुकी चिन रेफ्यूजीज़ हैं, एक्सपेक्टेशन है इनकी कि वो मिजोरम के थ्रू एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी यहाँ पे बात की जा रही है, कुकी चिन मेंबर हैड एंटर्ड मिजोरम ऑन November 27, टेकिंग टोटल नंबर ऑफ रेफ्यूजीज 293 सो फार। तो मतलब अभी इतने यहाँ पे दिख रहे हैं और वो उसके थ्रू आ रहे हैं, ठीक है। ये याद रखना है, कुकी चिन रेफ्यूजीज जो हैं वो एंटर कर रहे हैं। यहाँ पे एक और हमारा आया हुआ है, NK सिंह बैड फॉर यूनिवर्सल हेल्थ कवर। तो यहाँ से हमको ये चीज़ याद रखनी है कि यूनिवर्सल हेल्थ कवर की बात यहाँ पे हुई है। तो 15 फाइनेंस कमीशन चेयरपर्सन NK सिंह ने ट्यूसडे को बात किया है सब्सटेंशियल इंक्रीज जो बजटरी एलोकेशन को लेके हेल्थ सेक्टर और स्ट्रक्चरिंग ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जिससे क्या किया जा सके, इनेबल किया जा सके ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी स्टेट्स में, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और बात यहाँ पे की गई है, ठीक है, मोटिंग इंक्लूजन ऑफ हेल्थ इन द कंकरेंट लिस्ट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कहा गया है कि अगर जो हेल्थ है उसको कंकरेंट लिस्ट में रखा जाए तो ये बेटर होगा, ठीक है। उन्होंने बात की। और यहाँ पे एक चीज़ उन्होंने और बात की, मिस्टर सिंह ऑल्सो मेड अ पिच फॉर यूनिवर्सलाइजिंग हेल्थ इन सर्फेस टू कैप्चर मिसिंग मिडिल। तो उन्होंने यूनिवर्सलाइजिंग हेल्थ को लेके बात की, ठीक है, यूनिवर्सलाइजिंग हेल्थ इंश्योरेंस कैप्चर को लेके। और यहाँ पे बात की द मिसिंग मिडिल, मतलब पीपल हु आर नॉट रिच इनफ टू बाय प्राइवेट हेल्थ कवर, कि वो पीपल जो कि इनफ कैपेबल नहीं है प्राइवेट हेल्थ मतलब कवरेज को लेके, मतलब प्राइवेट हेल्थ में जो फैसिलिटीज़ है उसको वो ले पाएँ, और नॉट पुअर इनफ टू क्वालिफाई गवर्नमेंट स्कीम, और उतने पुअर इनफ भी नहीं है कि वो गवर्नमेंट स्कीम्स का फ़ायदा ले पाए, मतलब मिडिल मैन। यानी कि यहाँ पे बात किसकी की जा रही है, मिडिल क्लास की बात की जा रही है, कि वो इतने भी रिच नहीं होते, प्राइवेट सेक्टर का लाभ अच्छे से उठा पाएंगे, मतलब बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में अपना इलाज करवा पाएँ, और इतने भी पुअर नहीं है कि जैसे उनको जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो फ्री में फ़ायदा उनको मिल पाए, ठीक है। इनमें यहाँ बात की जा रही है अवॉइड कॉम्प्लेसेंसी की, ठीक है। और जैसे कोविड-19 के टाइम में थोड़ा बहुत अच्छा इंडिया ने परफॉर्म किया, उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। और यहाँ पे एक चीज़ और है, ही एक्सप्लेन वुड इंटेल अ मेजर जंप ओवर दिस ईयर बजट नंबर एंड रिक्वायर स्टेट टू टारगेट, कि स्टेट रिक्वायर है टारगेट करने के लिए 8% देयर बजट टूवर्ड्स हेल्थ सेक्टर, कि 8% बजट कम से कम हेल्थ सेक्टर पे होना चाहिए, विच वॉज अ डॉन्टिंग चैलेंज, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे दी गई है। तो ये था हमारा आज का द हिंदू का एनालिसिस। आपको पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।